नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द सूत्रधार पर। शनिवार शाम के 7 बज चुके हैं और हम भी उपस्थित हो चुके हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। पिछले एपिसोड में हमने स्पेन की एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाई थी। कहानी के आखिर में स्पेन पुलिस को भी मानना पड़ा था कि उस घर में भूतों का साया है। पुलिस रिपोर्ट में भी इसे दर्ज किया गया। अंत में परिवार को वह घर छोड़ना ही पड़ा। इस बीच परिवार ने एक बेटी को खो दिया। उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और कोई कुछ भी नहीं कर सका। तो कुल मिलाकर एक रोमांचक कहानी है। यदि आप अभी तक इसे नहीं सुन सके हैं तो हमारे चैनल पर इसे सुन सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया हुआ है। अब बात हमारी आज के कहानी की। वर्ष 1979 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, एमिटीविले हॉरर। इसके पहले द एमिटीविले हॉरर नाम से एक किताब मार्केट में आ चुकी थी। 1977 में जय एंसन ने यह किताब लिखी थी। उसके बाद 1979 में फिल्म बनी और 2017 तक इस पर 17 फिल्में बनाई गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये एमिटीविले हॉरर है क्या? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक कस्बा है, उसका नाम है एमिटीविले। यहां 112 ओशंस एवेन्यू 112 ओशंस एवेन्यू के पते पर वो भूतिया घर मौजूद है, जिसे लोग एमिटीविले हॉरर हाउस के नाम से जानते हैं। दरअसल द एमिटीविले हॉरर किताब या इस पर आधारित जितने भी फिल्में बनी, ये सब इसी घर की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आज आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर सुनना शुरू कीजिए। बात 1974 की है, 1974 की। न्यूयॉर्क के एमिटीविले स्थित ओशंस एवेन्यू के घर नंबर 112 112 में डिफियो परिवार रहता था। घर में कुल 7 सदस्य रहते हैं। परिवार का मुखिया डोनाल्ड डिफियो, उनकी पत्नी लुइस डिफियो, घर का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड जोसेफ डिफियो, या जिसे घर वाले रोनाल्ड जूनियर के नाम से भी पुकारते थे। तो पिता का नाम रोनाल्ड सीनियर और सबसे बड़े बेटे का रोनाल्ड जूनियर। वो 23 साल का था। उसका एक भाई था, उससे छोटा 18 साल का। बहन थी एल्सॉन 13 साल की। मार्क एक और भाई 12 साल का। जॉन 9 साल का। तो 5 बच्चों और 2 बड़ों का यह परिवार 1965 से ही इस घर में रह रहा था। पिता रोनाल्ड एक बिजनेसमैन थे। घर की स्थिति अच्छी थी, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और इसी तरह समय बीत रहा था। तो रोनाल्ड का जो बड़ा बेटा था रोनाल्ड जूनियर, वो बचपन से ही थोड़ा सा शरारती किस्म का, बदमाश किस्म का था और 23 साल का हो चुका था, लेकिन काम काज कुछ करता नहीं था। न काम में पिता का हाथ बटाता था और न पढ़ाई करता था। घर के पास ही एक बार था, उसी में वो बैठा शराब पीता रहता था। तो इस बात को लेकर उसके घर वालों से झगड़ा अक्सर हो जाता था। उसके माता पिता से उसकी कहासुनी हो जाती थी। तो कहते हैं कि कई बार जब झगड़ा होता था वो अपने माता पिता को धमकी दे डालता था। फिर माँ बीच बचाव करती और समझाती, फिर झगड़ा छूटता। लेकिन उसके जो दूसरे भाई बहन लोग थे वो लोग ठीक थे, छोटे भी थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे सबके सब। तो ऐसे ही समय बीतता रहा और रात आई 12 नवंबर 1974 की। तो हमेशा की तरह वो बार में गया, शराब पिया। शराब पीने के बाद में शाम को 6:30 बजे के आसपास वो घर पे लौटता है और सो जाता है। फिर सुबह होती है। दिन 13 नवंबर 1974 वह उठता है और बदहवास सा भागता हुआ घर के पास वाले बार के पास पहुंचता है जहां वो शराब पीता था। वहां पहुंचकर वह लोगों से कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे लगता है कि किसी ने मेरे माता पिता को शूट कर दिया है। अब बार के स्टाफ से लेकर अन्य लोग जो वहां रहते थे उसे जानते थे, क्योंकि वो अक्सर वहां जाया करता था। कुछ लोग रोनाल्ड के साथ उसकी मदद करने उसके घर पे पहुंचे। जब सभी घर पे पहुंचे तो नजारा देखकर सब के सब चौंक गए। घर में रोनाल्ड सीनियर, उनकी पत्नी समेत 4 बच्चों की लाशें मिलती हैं। जो लोग वहां मदद के लिए पहुंचे होते हैं उन्हीं में से एक ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस को बताया गया कि एमिटीविले स्थित ओशंस एवेन्यू के घर में 6 लाशें मिली हैं। अब पुलिस की टीम आनन फानन में घर पे पहुंचती है। घर में चारों तरफ लाश बिछी हुई, खून से फर्श रंगे हुए। कुल मिलाकर मंजर थोड़ा सा डरावना था। पुलिस को लगता है कि यह किसी आम किलर का काम नहीं है, खूनी बहुत खतरनाक है।
और उसके हमले से रोनाल्ड जूनियर किसी तरह बच गया। तो पुलिस रोनाल्ड को प्रोटेक्शन देती है, उसे थाने में लेके जाती है। पुलिस को लगता है कि परिवार का इकलौता शख्स यही है जो बचा हुआ है और हो सकता है कि इसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे पुलिस की सुरक्षा मिलती है और पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ भी होती है। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बार से आने के बाद मैं सो गया और सुबह उठा तो घर में लाशें बिछी हुई मिली, तो मैं घबरा गया और बार में गया, अपने दोस्तों को जानकारी दी, फिर दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रोनाल्ड सीनियर और उनकी पत्नी को दो दो गोली मारी गई थी, जबकि बच्चों को एक एक गोली मारी गई थी। गोलियां चलाने के लिए जिस हथियार का यूज हुआ था वो .35 कैलिबर राइफल था और इसी से जो है सारी हत्याएं की गई थी। दूसरी तरफ दूसरी बात यह थी कि घर में चोरी नहीं हुई थी, किसी तरह की छीना झपटी लड़ाई के कोई निशान नहीं थे, जान बचाने के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं किया गया। बच्चों की लाशें ऐसी अवस्था में मिली जैसे बच्चे उलट पुलट कर औंधे मुंह सोए रहते हैं बेतरतीब तरीके से, तो उसी स्थिति में बच्चों की लाशें मिली। तो इन सब से अंदाजा यह लगाया गया कि सभी को सोते हुए गोली मारी गई थी। अजीब बात यह भी थी कि गोली चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। राइफल से गोली चलने के बाद बहुत तेज आवाज होती है और दूर तक यह आवाज जाती है। ऐसे में पहली गोली चलने के बाद घर के दूसरे सदस्य जागे क्यों नहीं? यदि जाग जाते तो कातिल के साथ हाथापाई होती, जान बचाने के लिए स्ट्रगल होता, संघर्ष होता। लेकिन कातिल एक एक कर 6 लोगों को गोली मारता है, 10 से 12 राउंड टोटल फायरिंग होती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो इसे लेकर पुलिस ने पड़ोसियों के साथ पूछताछ की। पड़ोसियों ने भी गोली चलने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई। लेकिन पड़ोसियों ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ, रात को उनके यहां कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा था, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। उधर पुलिस सुरक्षा में रोनाल्ड का बयान लिया जाता है, रोनाल्ड जूनियर का। दूसरी तरफ जांच आगे चल रही होती है, तो सामने आ रहे जो तथ्य होते हैं उसकी पुष्टि के लिए पुलिस वाले रोनाल्ड से कंफर्म करते हैं चीजों को, उससे पूछताछ करते हैं। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि रोनाल्ड अपने बयान बार बार बदल रहा है या उसके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके सीक्वेंस और तथ्य मेल नहीं खा रहे। उसकी अजीब अजीब बातों से पुलिस को उस पर शक होने लगा। और शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब घर के सभी सदस्यों को गोली मार दी गई तो उसे क्यों छोड़ा गया? आखिर वह जिंदा बचा कैसे? अब पुलिस वालों ने रोनाल्ड से थोड़ी कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सभी हत्याएं मैंने की हैं, लेकिन ये हत्याएं मैंने किसी हिटमैन के कहने पर की हैं, उसकी मौजूदगी में की हैं। मतलब वह यह कहना चाहता था कि किसी ने उस पर हत्या करने के लिए दबाव बनाया था। तो पुलिस ने उससे उस हिटमैन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। पुलिस ने पूछा कि कौन था भाई, उसके बारे में बताओ। तो पुलिस को उसने बताया कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, वो दिखने में कैसा था, उसका हुलिया कैसा था, यही बताओ। तो जब पुलिस ने उसका हुलिया पूछा तो उसने एक बार फिर से अपना बयान बदल दिया। अब वो यह कहने लगा कि उसने ही अपने माता पिता और भाई बहनों को मार डाला, लेकिन कारण मुझे भी पता नहीं कि मैंने, मतलब उसने, रोनाल्ड जूनियर ने अपने माता पिता और भाई बहनों की हत्या क्यों की। पुलिस वाले सुनते गए और वो कहता गया। उसने कहा कि जब बाहर से आकर के मैं सो गया तो अचानक 3 बजे के बाद मेरी नींद खुली और मेरे कानों में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा कि कान में कोई कुछ कह रहा है। कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कह रही थी कि वहां गन रखा है, उसे उठाओ और सबको गोली मार दो। वह आवाजें इतनी भयानक थी कि रोनाल्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोनाल्ड ने बताया कि इसके बाद उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा, अपने शरीर पर काबू नहीं रहा, जैसे वो सम्मोहित हो चुका हो। उसने राइफल उठाई और उन आवाजों की बात मानता गया। मतलब वो आवाजें कहती गई उसे मार दो और वो सबको एक एक करके गोली मारता गया। उसने सबसे पहले अपने पिता को गोली मारी, फिर अपनी मां को शूट किया, इसके बाद सो रहे चारों भाई बहनों को शूट कर दिया। उनको मारने के बाद तक मुझे होश नहीं था, यह बता रहा है जूनियर, कि मुझे उन सब की हत्या करने के बाद तक मुझे इस बात का होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं।
फिर जब सुबह हुई और 6 साढ़े 6 बजे जब सूर्योदय हो चुका, उसके पश्चात मेरा सम्मोहन टूटा और ध्यान आया कि मैं कुछ कर रहा था जो गलत था। फिर घर में लाशें दिखी तो मैं घबरा गया और दोस्तों को बुला लाया। ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने पुलिस को बताई उस कातिल ने। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बयानों का क्या करे, इसको सच माने या ना माने। पुलिस या कानून व्यवस्था किसी भी देश की हो, वह सबूतों के आधार पर बात करती है या काम करती है। अब 14 अक्टूबर 1975 को इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट में भी रोनाल्ड ने यही बातें दोहराई जो उन्होंने पुलिस वालों को कही थी कि हाँ, ये 6 हत्याएं मेरे हाथों से हुई, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दोषी वो ताकत है जिसने मेरे दिमाग को प्रभावित कर मुझसे यह हत्याएं करवाई। उसके वकील ने भी इस आधार पर अदालत से, कोर्ट से रियायत मांगी कि उसके मुवक्किल ने स्वीकार तो कर लिया भाई कि हाँ, हत्याएं उसके हाथों से हुई है, लेकिन यह हत्या किसी दूसरे शक्ति या ताकत ने करवाई है। वकील की दलील यह भी थी कि कोई अपने ही घर के लोगों को, खासकर माता पिता, भाई बहनों को बिना किसी मोटिव के ऐसे ही क्यों मार डालेगा। अब अदालत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो अदालत ने रोनाल्ड की कुंडली निकलवाई कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड पास्ट चेक करो, जो रोनाल्ड के खिलाफ चली गई, क्योंकि वह अक्सर शराब पीता था, घर पर लड़ाई झगड़े करता था, मां बाप को धमकियां भी देता था, बड़ा हो चुका था लेकिन कुछ कमाता धमाता नहीं था, शराब पीना और पड़े रहना यही उसका काम था। उसके चरित्र को बताने के लिए इतनी जानकारी काफी थी। इधर केस चलता रहा। आखिरकार 21 नवंबर 1975 को, यानी 21 नवंबर 1975 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने रोनाल्ड को दोषी माना। अदालत ने माना कि रोनाल्ड ने पूरे होश और हवास में अपने ही घर के सदस्यों की हत्या की है, और वो जो भूत प्रेत और दिमाग पर काबू करने वाली जो थ्योरी गढ़ी जा रही है वो बस इस केस से बचने के लिए कही जा रही है। और रोनाल्ड को अदालत हर कत्ल के बदले लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा देती है, यानी 6 कत्ल 6 उम्र कैद। तो कुल मिलाकर के उसे एक उम्र कैद में 25 साल की सजा होती है, तो कुल मिलाकर के उसे 150 साल की सजा दी गई। अब समय बीतता रहा। अब इस घटना को 10 साल गुजर चुके थे। समय आ गया 1985-86। हत्या चूंकि जघन्य थी तो इसके बारे में रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में, तो कुछ मीडिया वाले इस घटना के 10 साल बाद भी किसी को कुछ रिपोर्ट करनी होगी इस पर, तो वो लोग रोनाल्ड जूनियर का बयान लेने के लिए या इंटरव्यू करने के लिए जेल में पहुंचते हैं, और उससे परिवार के लोगों के कत्ल के बारे में पूछा गया। अपने इंटरव्यू में रोनाल्ड ने उस कत्ल से की बात से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं ये सब मैंने नहीं की। रोनाल्ड कहता है कि उस रात को मेरी बड़ी बहन ने सबसे पहले मेरे पिता की हत्या कर दी, जिसे मेरी मां ने देख लिया। फिर मेरी मदर ने बहन समेत दूसरे बच्चों को गोली मार दी। फिर उसने कहा कि मैं अपनी मां को जेल में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने सभी हत्याओं की जिम्मेदारी ले ली। अब जब यह कहानी बाहर आने लगी और री इन्वेस्टिगेशन का दबाव बनने लगा, तो अधिकारी उससे पूछताछ करने पहुंचे। तो एक बार फिर से उसने अपना बयान बदल दिया। हर बार वो एक नई कहानी सुनाता और फिर उससे पलट जाता था। एक बार तो रोनाल्ड ने यह भी कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर रोनाल्ड बताता गया कि मेरा झगड़ा हो गया, लेकिन कत्ल वाले दिन मैं घर पर नहीं था। उस दिन वो अपने साले के साथ घूमने गया था। जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि हाँ, वो साले के साथ घूमने तो गया था, लेकिन दिन में गया था, रात को वो घर ही पर था। तो उसकी एक और बात झूठी निकली। इन सब के बीच एक बात और थी जिस पे रोनाल्ड और उसके वकील अड़े हुए थे कि यदि रोनाल्ड ने कत्ल किए भी हैं तो अभी तक मोटिव सामने क्यों नहीं आया। कत्ल का मोटिव अदालत या वकील ने क्लियर नहीं किया था, जबकि उसको सजा भी सुना दी गई थी। इसी आधार बनाकर यह कोशिश होती रही कि उसको किसी तरह बाहर निकाला जा सके। कत्ल का मोटिव नहीं मिल रहा था। फिर भी पुलिस ने कोशिश की और रोनाल्ड सीनियर के कुछ दस्तावेज खंगालने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उनके इंश्योरेंस के पैसों का लाभ लेने के लिए यह कत्ल किया गया हो। तो इसकी जांच की गई।
पेपर्स निकाले गए, खंगाले गए, पूछताछ की गई, लेकिन वह इससे इनकार कर जाता है। रोनाल्ड वो कहता है कि घर के सभी सदस्यों की हत्या के बाद वैसे भी शक मुझ पर आ जाता सबका, तो यह थ्योरी भी गलत हो गई। हालांकि सजा हो चुकी थी, वह सजा भुगत भी रहा था, लेकिन जब जब मौका मिलता तो वह गुमराह करने के लिए या सजा माफ करवाने के मकसद से कहानियां गढ़ता रहता था। इसी तरह समय बीतता रहा, रोनाल्ड सजा काटता रहा। जब वह 69 साल का 69 ईयर्स का हो गया तो वर्ष 2021 में 2021 में सजा काटते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसे जेल में ही एक बीमारी हो गई थी और उसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। रोनाल्ड की मौत तो हो गई, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क के एमिटी विले स्थित ओशंस एवेन्यू के घर नंबर 112 में 12 नवंबर की और 13 नवंबर 1974 यानी 1974 की सुबह जो 6 हत्याएं हुई, वह क्यों हुई, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कातिल की मौत हो गई थी, पर किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। तो 13 नवंबर 1974 यानी 13 नवंबर 1974 को यह घटना घटी थी। अमिटी विले के घर में एक साथ 6 लोगों का कत्ल हो चुका था। अपराध बड़ा था, इससे जुड़ी खबरें मीडिया में आई और यह इलाका कुख्यात हो गया। अमिटी विले साल भर खाली था और क्राइम इतना बड़ा था, इसका फैसला सुनाते हुए एक जज ने यहां तक कहा इस क्राइम को लेकर के कि इस शहर के इतिहास में इतना खूंखार क्राइम अभी तक नहीं हुआ था। तो यह घर और इलाका इतना कुख्यात हो गया कि लोग दूर दूर से देखने आते थे कि यही घर है जहां एक बेटे ने अपने मां बाप और भाई बहन का कत्ल किया है। तो साल भर इसी तरह बीता, साल भर घर खाली रहा, लेकिन फिर कोई ना कोई तो यहां रहेगा। न्यूयॉर्क जैसे जगह पर किसी विला या घर का खाली रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस घर से जुड़ी खबरें जो बाजार में फैली तो उसके बाद घर के बारे में यह भी कहा गया कि ये शापित है, यहाँ एक साथ 6 हत्याएं हुई हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव उसके बारे में चला गया घर के बारे में। तो इस तरह की बातों का प्रचार की वजह से लोग इसे खरीदना नहीं चाह रहे थे, तो इस घर का रेट कम हो गया, गिर गया। एक परिवार था, घर के मुखिया जॉर्ज लुड्ज, उनकी पत्नी कैथलीन और उनके 3 बच्चे। जॉर्ज ने देखा कि न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही खूबसूरत घर बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है। घर में 5 बेडरूम, स्विमिंग पूल, एक बोट हाउस, और कीमत कितनी, तो सिर्फ $80,000। तो जॉर्ज को लगा कि घटना को तो अब साल भर गुजर चुके हैं, किसी और के हाथ यह घर लग जाए उससे पहले सौदा कर लेना चाहिए। तो जॉर्ज यह घर खरीद लेते हैं और उनका परिवार यहां रहने के लिए आ जाता है। इस घर के बारे में लोगों को यही पता था अब तक कि यहां एक सिरफिरे बेटे ने अपने ही हाथों अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 6 लोगों की हत्या कर दी। घर की पहचान अब तक यही थी, लेकिन इस घर को पूरे अमेरिका में पहचान दिलाई जॉर्ज और कैथलीन ने। अब तक कुछ एक लोगों को इसके बारे में पता था, इस घर के बारे में, लेकिन जॉर्ज जब परिवार समेत यहां शिफ्ट हो गया, यहां कुछ दिनों तक ठहरा, तो यह दुनिया भर में कुख्यात हो चुका था। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। हुआ ये कि दिसंबर 1975 में जॉर्ज ने घर खरीदा, फिर परिवार समेत यहां रहने लगा। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। घर के अंदर से अचानक आवाजें आने लगती, कभी कभी ऐसा लगता कि बाहर पत्ते भी नहीं हिल रहे और घर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंड से बचने के लिए घर में जो आग जलाई जाती, जो अलाव जलाया जाता, तो आग का जो फ्लेम होता है उसमें बच्चों की शक्ल नजर आने लगती। घर का जो कुत्ता था वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता, अजीब तरह से भौंकने लगता। कई बार बंद खिड़की और दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। इन चीजों से बच्चे समेत कैथलीन और जॉर्ज डरने लगे थे। इन सब में सबसे अजीब यह था कि जॉर्ज हर रात 3:15 पर उठ जाते थे। चाहे वो कितना भी थका हो, ड्रिंक करके सोया हो, वो हर रोज 3:15 बजे उठने लगा, अपने आप उसकी नींद खुल जाती थी। अमिटी विले आने से पहले उसे इस तरह की कोई आदत नहीं थी। मतलब अमिटी विले आने से पहले वो रात को इस तरह 3:15 बजे नहीं उठता था, यहां आने के बाद उठने लगा।
जब आंख खुलती तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। एक दिन तो उसने देखा कि पास में सो रही उसकी पत्नी बेड से हवा में उठ चुकी है। जॉर्ज बहुत घबरा गया। बाद में उसे पता चला कि यह जो 3:15 बजे का समय है, यह वही समय है जब रोनाल्ड ने अपने घर वालों की हत्या की थी। इसके अलावा कई बार वे देखते हैं कि उनके 3 बच्चे उसी पोजीशन में सोए हुए हैं जिस पोजीशन में रोनाल्ड के भाई बहनों की लाशें मिली थी। मतलब औंधे मुंह बेतरतीब तरीके से जैसे बच्चे सोते हैं, और जिस अवस्था में उनको गोली मारी गई थी। तो इसको भी लगता कि मेरे भी बच्चे वैसे ही लेटे हुए हैं। कई बार लगता कि उनकी जो खिड़कियां हैं वहां से कोई झांक रहा है। फिर जब चेक करते तो वहां कोई नहीं मिलता। तो वह सब देखकर दोनों घबरा गए। किसी तरह महीने 1.5 महीने वहां कटा और फिर उन्होंने अमिटीविले को खाली कर दिया। जॉर्ज के परिवार द्वारा घर खाली करने के बाद कई लोगों ने इसे खरीदा और बेचा। आखिरी बार अमेरिका के एक सिंगर हैं, उन्होंने इस घर को खरीदा था। 1979 में जिस घर को $80,000 में खरीदा गया था, उस घर की कीमत 2017 में 2017 में अब $6 लाख हो चुकी थी। इसके पहले कई लोगों ने इसे खरीदा था और धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ती गई। हॉरर होने के बावजूद, हॉन्टेड होने के बावजूद जो लोग यहां रहने आए, उन लोगों ने घर को लेकर अलग अलग दावे किए। कुछ को यहां किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई, फिर भी उन्होंने घर को बेच दिया। लेकिन लोग घर छोड़ते रहे, नए लोग आते रहे। अब भी दुनिया भर से लोग उस घर को देखने जाते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अपनी मशीनें, इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर वहां कई कई दिनों तक ठहरते भी हैं। उनमें से कईयों ने यह दावा किया कि उनके कैमरे में रोनाल्ड के परिवार का जो बच्चा था 9 साल का, वह कैद हुआ है। उसकी तस्वीरें भी बाहर आई। कईयों ने कुछ डरावने वाले अनुभव साझा किए। तो वो जो डरावने वाले अनुभव थे, उसी के आधार पर पहले किताब लिखी गई और फिर फिल्में बनी। बल्कि अब तक इस पर फिल्में बन रही हैं। आप कहेंगे कि घर का क्या हुआ? तो घर में उसके नए मालिक रहते हैं, अमेरिकन सिंगर हैं, वो रह रहे हैं। लोग अभी भी इस घर को देखने के लिए जाते रहते हैं। तो यह थी कहानी उस घर की। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक राज अभी भी कायम है। क्या सचमुच किसी बुरी ताकत या आत्मा ने रोनाल्ड से अपने ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कराई थी? यह सवाल इसलिए पैदा होता है कि पुलिस जब कत्ल का मोटिव तलाश कर रही थी, तो पता किया गया कि क्या जिस रात यह कत्ल हुआ, घर में कोई झगड़ा हुआ था या कोई ऐसा सिचुएशन बना था कि गुस्से में उसने ऐसा किया हो। तो पता चला कि उस रात तो क्या, काफी दिनों से उसके घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सभी अपने रूटीन के हिसाब से काम कर रहे थे। रोनाल्ड भी बार से पी करके आकर सो गया था। किसी से कोई बातचीत ही नहीं हुई। फिर अचानक रात को 3:15 बजे उठा और मां बाप समेत अपने भाई बहन पर गोलियां चला दी। तो क्या वास्तव में किसी शैतानी आत्मा ने उससे ऐसा कराया था? कहना मुश्किल है, लेकिन कहानी मीडिया से लेकर के हर जगह यही आई थी। यही कहानी है आज की। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है। आभार।